Hello everyone, welcome to our channel where we explore the fascinating world of reproduction in animals. So, where you are a student, animal lover, or just curious about the world around you, join us on this exciting journey as we explore the fascinating world of reproduction in animals. Let's get started. Chapter 6, Reproduction in Animals. Do you recall the process of digestion, circulation, and respiration which you have studied in your previous classes? आपको याद होगा कि आपने अपनी पुरानी क्लासेस में डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन इन प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था. These process are essential for the survival of every individual. तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये प्रत्येक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स सभी के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक प्रोसेस होते हैं. इनके बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता है. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. और आप लोगों ने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में भी पढ़ा था, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में. Reproduction is essential for the continuation of our species. ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो जितनी भी स्पीशीज़ है, जितनी भी प्रजातियाँ हैं इस अर्थ पर, उनके सभी के आगे जनरेशन टू जनरेशन आगे कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलते रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है. Imagine what would have happened if organisms had not reproduced. सोचिए ज़रा, अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो क्या होगा. यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन. तो आपको रियलाइज़ होगा कि रिप्रोडक्शन एक इतना ज़रूरी प्रोसेस है जो जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जनरेशन्स को आगे ले जाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. जैसे हम ही अपने घर में अगर बात करते हैं तो हम जनरेशन्स देखते हुए आ रहे हैं. जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर आपके पेरेंट्स, फिर आपके जो आगे की जनरेशन आएगी, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा. बट ये प्रोसेस होता किस वजह से? केवल रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से. अगर कोई भी एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो वो अपने जैसी जनरेशन को आगे लेकर नहीं जा सकता. क्लियर? यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स. आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में, क्लास 7th में प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था. क्लास 8th में हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन के कितने मोड होते हैं? हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? ट्राई टू नेम सम यंग वंस बाय कंप्लीटिंग द टेबल 6.1. अब इसमें जैसे कुछ आपने यंग एनिमल्स को देखते हो, उनके छोटे बेबीज़ को देखते हो, तो यहाँ पे ये टेबल गिवन है 6.1. यहाँ पे देखिए ये एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, ये उनके यंग वंस है. जैसे ह्यूमन, बेबी, कैट, किटन, डॉग, पपी, बटरफ्लाई, कैटरपिलर. इसमें कुछ गिवन थे, ये कुछ मैंने फिल कर दिए. तो ये सभी जो एनिमल्स हैं ये उनके यंग वंस हैं. तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हम एनिमल्स को देखते हैं, उनके जो बेबीज़ होते हैं वो भी बिल्कुल उनकी तरह ही दिखते हैं, उनके जैसे ही दिखाई देते हैं ना, कुछ डिफरेंट नहीं होते. जब वो हाँ, हो सकता है अर्ली एज में वो कुछ डिफरेंट होते हैं, बट जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, तो वो बिल्कुल उसी एनिमल्स की तरह दिखाई देने लगते हैं. इनमें से अगर आप किसी भी एनिमल का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कैट के बेबी को हम किटन कह रहे हैं क्योंकि वो छोटा, लेकिन जब वो फुली मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वो कैट की तरह ही दिखाई देता है. उसमें बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता है कुछ भी. तो ये यहाँ पर इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं.
You must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? क्या आप बता सकते हैं chicks और caterpillars कैसे पैदा होते हैं? How are the kittens and puppies are born? ये kittens और puppies कैसे पैदा होते हैं? Do you think that these young ones looked the same before they were born as they do now? आपने कभी सोचा है कि ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि अभी दिखाई देते हैं? तो यही इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करने वाले हैं. जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. जैसे कि प्लांट्स में दो मोड्स के बारे में आपने स्टडी किया था. प्लांट्स में दो तरीक़ों के बारे में पढ़ा था जिनसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता था. यहाँ पे एनिमल्स में भी दो मोड ही होते हैं रिप्रोडक्शन के. फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फर्स्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7th. अब क्लास 7th में आपने जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था उसमें आप याद करिए. यू विल रिमेंबर डैट प्लांट्स डैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. जो प्लांट्स सेक्सुअली मोड के थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते थे उनमें मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते थे. ठीक है, मीन्स जिनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है उसमें मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होना ज़रूरी है. कैन यू नेम दीज पार्ट्स? क्या आप उनके पार्ट्स के नाम बता सकते हैं? इन एनिमल्स आल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन. इसी तरह से एनिमल्स में भी मेल और फीमेल दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स में होते थे. द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट. ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के इनमें से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और ये गैमेट्स आपस में मिलकर जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं. इट इज़ द जायगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. तो ये जो जायगोट होते हैं ये आगे फर्दर डेवलप करके एक न्यू बॉर्न बेबी को फॉर्म करता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है जो मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से होता है, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉर्मली ह्यूमंस में, काव में, ये इन सभी में होता है. लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. चलिए अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. The male reproductive organs include a pair of testes, two sperm ducts and a penis. तो ये फिगर 6.1 में शो किया गया है. देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ह्यूमन का इसमें दो पेयर ऑफ द स्पर्म डक्ट पाई जाती हैं, एक पेनिस पाया जाता है और ये दो टेस्टिस पाई जाती हैं. ठीक है, अब इनके फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं. These testes produce the male gametes called sperms. और ये जो टेस्टिस होती हैं इनमें मेल गैमेट्स जो फ्यूज्ड होते हैं आगे चल के वो प्रोड्यूस किए जाते हैं. मेल गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं किसमें? टेस्टिस में. और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं. और ये स्पर्म इस तरह से दिखाई देता है. तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूसेस बाय टेस्टिस. तो काफ़ी सारे नंबर्स में स्पर्म्स को प्रोड्यूस किया जाता है टेस्टिस में, जैसा कि फिगर में दिखाई दी है. ये स्पर्म की फिगर है. थ्रो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. ये जो स्पर्म्स होते हैं बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं. इसका अपर पार्ट्स हेड कहलाता है, मिडिल पार्ट इसका मिडिल पीस, और ये जो टेल की तरह पार्ट होता है इसे हम टेल कहते हैं. और ये जो स्पर्म होता है ये एक सिंगल सेल स्पर्म होता है, सिंगल सेल कंपोनेंट होता है.
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, फ्लोपियन ट्यूब्स एंड द यूट्रस। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें 2 ओवरीज पाई जाती हैं, ओविडक्ट पाई जाती हैं। ओविडक्ट्स को हम फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और एक यूट्रस होता है। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, और ओवरी में ही फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, जिसे हम ओवा या एग्स कहते हैं। ये देखिए फिगर में, फिगर नंबर 6.3, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे ये 2 ओविडक्ट हैं दोनों साइड, बीच में ये यूट्रस है और ये ओवरी है। क्लियर, ये भी 2 है। अब ये जो ओवरी है, इनका काम क्या है? फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, मीन्स एग को प्रोड्यूस करना। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। ह्यूमन बींग्स में एक मैच्योर्ड एग रिलीज़ किया जाता है ओवरीज के थ्रू, और रिलीज़ करके ये ओवरीज जो है एक एग को रिलीज़ करती हैं, और इस एग को रिलीज़ करके कहाँ पहुँचा देती हैं? ये ओविडक्ट में पहुँचा देती हैं। और ये मंथ में केवल एक बार ही एक ही एग को रिलीज़ करती हैं, और इनमें से ये दोनों ओवरीज में से किसी में से भी रिलीज़ हो सकता है। यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, और फिर उसके बाद जो यूट्रस होता है उसमें आगे बेबी का जब जायगोट फॉर्म हो जाता है, जब फ्यूजन हो जाता है, उसके बाद बेबी का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो ये जो मिडिल पार्ट है यूट्रस, यहाँ पर होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो अ सिंगल सेल्ड, जैसे कि जो स्पर्म है वो सिंगल सेल्ड है, उसी तरह से ये जो एग होता है ये भी सिंगल सेल्ड होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। सबसे पहला जो स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का, उसमें स्पर्म और ओवम, जो ओवम मीन्स एग, जो स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं वो स्टेप कहलाता है। सबसे पहले ये आपस में जाकर मिलते हैं। व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जब ये काफ़ी सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो एग के कांटेक्ट में आते हैं, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग, इनमें से एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर पाता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इस फ्यूज़न को, जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम, इस फ्यूज़न को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। तो काफ़ी सारे स्पर्म्स मेल की तरफ से, मेल जो गैमेट्स हैं वो काफ़ी सारे आते हैं स्पर्म्स, और ये काफ़ी सारे स्पर्म आए, और एग क्या है? एक ही एग होता है। तो इन सब स्पर्म में से केवल एक स्पर्म ही उस एग के साथ फ्यूज्ड कर पाता है। तो जब ये फ्यूज्ड करता है तो उसके बाद क्या होता है? इसमें ये जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसे हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज्ड to form a single nucleus. This results in the formation of a fertilized egg or zygote. और जब ये आपस में मिलकर एक ही सेल बन जाते हैं, सिंगल सेल्ड में आ जाते हैं, तो इस फॉर्मेशन को हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं या जायगोट कहते हैं। जैसा कि ये यहाँ पर फ्यूज़न हो चुका है और ये जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. और ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये कैसे होता है?
इसमें जो एग सेल होती है वो मदर की तरफ से आती है और जो स्पर्म सेल होती है वो फादर की तरफ से आती है. सो द न्यू इंडिविजुअल inherited some characteristics from the mother and some characteristics from the father. तो जो नया जो भी बेबी आता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो मदर के होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के होते हैं. जैसे कि आप अपने घर में अपने भाई बहनों को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो आपने जर्नली सुनने को मिलता है कि जो आपके हेयर है वो फादर की तरह है, आइज़ मदर की तरह है, हाइट आपकी फादर पे गई है. तो इस तरह से काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स कुछ फादर के होते हैं, कुछ मदर्स के होते हैं. तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो एग सेल आई है वो मदर की तरफ से आती है, तो उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स अपने होते हैं, और जो स्पर्म आता है वो फादर की तरफ से आता है, और इन दोनों के फ्यूज़न के बाद ही एक नया बेबी बनता है, तो इसलिए उसमें दोनों के करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. Fertilization which take place inside the female body is called internal fertilization. और ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उस फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउस, डॉग एंड hen. और ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये काफ़ी सारे एनिमल्स में होता है, जैसे ह्यूमन्स हैं, काव है, डॉग है, hen है, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है. You will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body. अब आप लोग सरप्राइज होंगे कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बॉडी से बाहर होता है. तो अब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं. ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड मूव टू पॉन्ड and slow flowing streams when the male and female come together in water. तो जो स्प्रिंग सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, उसमें जो मैडक हैं, टोड्स हैं, फ्रॉक्स हैं, ये पॉन्ड्स में या स्लो स्ट्रीमिंग वाटर की तरफ जाते हैं, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एज द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स. तो जो फीमेल होती है वो काफ़ी सारे नंबर्स में एग्स को रिलीज़ करना स्टार्ट करती हैं, और इनके जो एग होते हैं वो हैन की एग्स की तरह नहीं होते, मुर्गी के अंडे की तरह जैसे नहीं होते. इनके ऊपर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं पाई जाती है, कोई भी आउटर कवरिंग शेल नहीं होती है. ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. हैंस एग, फ्रॉग्स एग इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल एंड इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट. वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं. अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स. और ये जो एक जेली होती है, लेयर होती है जेली की, इसमें इनको ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है. एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म over them. Each sperm swim randomly in water with the help of long tail. अब ये long tail क्या काम आती है? इनको आगे तक, स्पर्म को आगे तक लेके जाने के काम आती है. तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे एग होते हैं, वहीं पे मेल जो होता है वो अपने स्पर्म रिलीज़ करना स्टार्ट करता है, और इसमें काफ़ी सारे स्पर्म्स एग्स के साथ जाकर उनके कांटेक्ट में आते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है. तो द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स. दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो और इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम कैसा फर्टिलाइजेशन कहते हैं? जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में बाहर आउटसाइड द बॉडी मिलते हैं. इस तरीके फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये फिश, स्टार फिश और ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में ही पाया जाता है. अब इसमें एक टॉपिक गिवन है आपका IVF. हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़? टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना है, और आप लोग काफ़ी क्यूरियस भी होते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक्चुअल में होता क्या है. तो भूजो और पहेली जो इस बुक के दो कैरेक्टर्स हैं,
अपनी टीचर से बात करते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, तो टीचर उनको बताती हैं सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। तो कुछ जो वुमन होती हैं उनकी ओविडक्ट्स जो होती है वो ब्लॉक्ड होती है। ओविडक्ट ये ब्लॉक्ड हो जाती हैं, तो एग जो होता है वो वहीं रह जाता है ब्लॉक्ड। दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग, क्योंकि एग वहाँ पे है और ये डक्ट जो ब्लॉक्ड हो गई तो स्पर्म जो होता है वो एग तक पहुँच नहीं पाता, और जब स्पर्म एग तक पहुँच नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इन सच केसेस डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग and sperm and keep them together for a few hours for IVF और in vitro fertilization। तो इस केस में क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो फ्रेशली रिलीज्ड एग को और स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं और उन्हें कुछ टाइम के लिए एक साथ रख देते हैं, और इस तरह ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, IVF प्रोसेस या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये भी बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइज किया जाता है। क्लियर? इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स द जायगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस। और इसके बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, वो एक वीक के लिए उसको और रखते हैं, जब वो डेवलप हो जाता है फिर इसको मदर के यूट्रस में प्लेस्ड कर दिया जाता है, इसको यूट्रस में पहुंचा देते हैं। तो कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबीज। और उसके बाद जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है बेबी का वो कहाँ होता है, मदर के यूट्रस में ही होता है। और ये जो बेबी होता है वो और जो नॉर्मल बेबीज़ होते हैं उन्हीं की तरह पैदा होता है, बस इसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस था, जायगोट का जो फॉर्मेशन था वो मदर के अंदर ना होकर इसको बाहर लैब्स में कराया जाता है। सो बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो इस टेक्निक से पैदा होने वाले बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। तो लोगों ऐसा सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं होता है। केवल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है, बेबीज ग्रो मदर के यूट्रस में ही करते हैं। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel and keep watching. Thank you.